सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, जिसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है। ये जितनी भी भाषाएं आप बोर्ड पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की उत्पत्ति में सहायक भाषाएं हैं। ये सभी भारतीय आर्य भाषा कहलाती है फ्रेंड्स, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ये सभी भारतीय आर्य भाषा के प्रकार हैं, उनके रूप हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। और यहाँ जो मैंने एरो के निशान बनाए हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हर भाषा अपनी पिछली भाषा का विकसित रूप है। इसी तरह ये विकास क्रम चला और ये अंत में हिंदी में तब्दील हो गया। हिंदी भाषा का इस तरह निर्माण हुआ। तो हम लोग समझ लेते हैं इसे फ्रेंड्स। सबसे पहले यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। आदि जननी कहा जाता है। यहाँ आदि शब्द से अर्थ क्या अनुमान लगा रहे हैं हम? आदि शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु। इसका अर्थ है प्रारंभिक बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नदी का एक बिंदु होता है जहाँ से वो उसका उद्गम बिंदु कहा जाता है, उसे उसका आदि बिंदु भी कहा जाता है। वही आदि पॉइंट जो प्रथम भाग है। हम यहाँ पर कई भाषाएं हैं, है ना, विकास क्रम में कई भाषाएं आई हैं, लेकिन यदि आदि जनी शुरुआत कहाँ से हुई है तो शुरुआत संस्कृत से हुई है। इसीलिए हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत भाषा को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम संस्कृत भाषा के बारे में और कुछ चीजें भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी भाषाएं भारतीय आर्य भाषा है। मैंने पहले भी कहा है आपको, भारतीय आर्य भाषाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों के अंतर्गत इन सारी भाषाओं को, इन सारी भारतीय भाषाओं को रखा गया है। तो उसे हम देख लेते हैं पहले। भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग हैं। उन भागों को देख लेते हैं हम। ये भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार हो गए। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना है? अभी तक हमने ये जाना है कि हिंदी के विकास क्रम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, साथ में हिंदी है, इन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है और इनसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकसित होकर हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, हिंदी भाषा बनी है। अब भारतीय आर्य भाषा है, उसके भी 3 भाग है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इन भागों के अंतर्गत ही इन भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं किस भाग के अंतर्गत कौन सी भाषा आ रही है, और साथ ही साथ हम इनका प्रयोग काल भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, कौन सी भाषा किस काल तक प्रयोग में लाई गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और इसके अंतर्गत हम इसका प्रयोग काल देख लेते हैं। प्रयोग काल, और यहां पर हम लिख लेते हैं आर्य भाषा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा किस किस प्रकार में कौन कौन सी भाषा जाती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, चूंकि प्राचीन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि काफी पुरानी भाषा होगी, जो शुरुआती
भाषा होगी वही प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत रखी जाएगी। तो इसका प्रयोग काल यदि देखें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, तो इसका प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1500 ईसा पूर्व मतलब कि आप समझ ही गए होंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो, कि ये वैदिक काल का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समय वैदिक पीरियड का है। तो उस टाइम से हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा चल रही है। अब इसके अंतर्गत कौन सी भाषा रखी गई है, तो इसके अंतर्गत आने वाली भाषा है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। यहाँ संस्कृत के भी दो भाग हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ। संस्कृत भी दो भागों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका प्रयोग काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है, और इसके अंतर्गत आने वाली भाषा संस्कृत है। और संस्कृत के भी दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत बोली गई होगी, उसके बाद में उसका विकसित रूप आया लौकिक संस्कृत। अब हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाली भाषा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स समझ में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका प्रयोग काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य, और इसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल था वो था 1100 ईस्वी से अब तक। ठीक है, वर्तमान समय तक इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। इसके अंतर्गत आने वाली भाषा को हम देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जितनी भी आर्य भाषाएं थी, भारतीय आर्य भाषाएं, उनको हमने भारतीय आर्य भाषा के तीनों प्रकारों में बांट दिया है और देख लिया कि किस प्रकार में कौन सी भाषा आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, और इसके अंतर्गत आने वाली भाषा संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका प्रयोग काल रहे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, जिसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसका समय है 1100 ईस्वी से अब तक, और इसके अंतर्गत आने वाली भाषा है हिंदी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे इसे रफ कर रही हूँ। अब हम हर भाषा की जो भी विशेषताएं वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और अच्छे से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और यदि हम शुरुआत से ऐसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एक बार पढ़ने की और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आपको ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। यदि आप इसे टेबुलर फॉर्म वगैरह में याद करते हो तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। अब हम देखते हैं संस्कृत। तो संस्कृत भाषा का पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसे हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। संस्कृत का है हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। आप ऐसे लिखेंगे, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। ऐसा पूरा सेंटेंस लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा किस भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? संस्कृत भाषा
संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, अभी हमने देखा है। अंतर्गत आती है। यदि आप राज्य सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप यदि संस्कृत 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है या फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है आप हिंदी में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक यदि लिखने में आए तो आप इस तरह से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखकर डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर पे इस चीज़ का। तीसरा पॉइंट है प्रयोग काल। तो प्रयोग काल जैसे अभी हमने चर्चा की, तो इसका प्रयोग काल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक, ठीक है। चौथी विशेषता के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। संस्कृत को प्रयोग काल के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग काल के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, हम रिकॉल कर लेते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ताकि हमें यहीं के यहीं ये याद हो जाए। क्या है, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा कहलाती है, संस्कृत भाषा कहलाती है। संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखी गई है ना, उसके अंतर्गत आती है। प्रयोग काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। संस्कृत को प्रयोग के आधार पर, प्रयोग काल के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत पहले बोली जाती होगी, उसके बाद में उसका विकसित रूप आया लौकिक संस्कृत, तो फिर बाद में प्रयुक्त तो कौन सी भाषा की जाती होगी, लौकिक संस्कृत। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रयोग काल के आधार पर। तो ये हो गई आपकी संस्कृत की विशेषताएं। अब हम पाली, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा को देख लेते हैं। पाली भाषा के बारे में यदि देखें तो इसकी मुख्य विशेषता तो यही है फ्रेंड्स, ये उस प्रयोग काल में प्रयुक्त होती थी ये भाषा जिस टाइम पे गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समस्त उपयोग पाली भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा, पूछा भी जाता है। भगवान गौतम बुद्ध समस्त उपदेश पाली भाषा में है। पाली भाषा में, ठीक है। दूसरा, इसका प्रयोग काल लिख दीजिए। तो चूंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, तो प्रयोग काल क्या हो जाएगा इसका प्रयोग काल हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अच्छा, किसमें रखा गया है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखा गया है इसे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या क्या हो गए इसकी विशेषता? गौतम बुद्ध के समस्त उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। प्रयोग काल की यदि बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य है। किस भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। तो ये हो गए आपके पाली भारतीय आर्य भाषा के विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं प्राकृत भाषा को। तो प्राकृत भाषा में ज्यादा अंतर तो नहीं है फ्रेंड्स। प्रयोग काल इसका भी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा का भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही आती है। बस केवल ये जो ऊपर वाला है, ये वाला पॉइंट चेंज हो गया है इसमें। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर जी के सारे उपदेश दिए हुए हैं। जो महावीर जी थे भगवान, जैनियों के जो भगवान जी हैं, उनके सारे उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? उनके उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे उनके सारे उपदेश पाली भाषा में थे और भगवान महावीर जी के समस्त उपदेश प्राकृत भाषा में है। भगवान महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में है। ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज है। प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अब हम देख लेते हैं अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा। काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं ना उस समय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। या आप देख लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। जैसा मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो अब तक हमने क्या कौन कौन सी आर्य भाषा देख ली? हमने बात कर ली है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उपभ्रंश के बारे प्राकृत के बारे में। अब हम देखेंगे उपभ्रंश के बारे में ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्य भाषा। इसके अंदर इससे काफी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपभ्रंश आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। चलिए हम इसकी विशेषताएं फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रयोग काल हम देख लेते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो इसका प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। क्यों? इसका रीजन आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखी गई है और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। प्रयोग काल आप कैसे लिखेंगे इसे? अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। अपभ्रंश भाषा को अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यहाँ पे अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पतन होना, ह्रास होना, किसी वस्तु का, चीज का, किसी विचार का, नश्वर या अनश्वर चीज का ह्रास होना या उसका टूटना। ठीक है। या उसका हीन होना, नीचा होना या फिर खत्म होना उसका, है ना, पतन होना। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए, इसे शब्द के आधार पर यदि हम देखें कि अपभ्रंश शब्द
है ना। भूगोल में ये शब्द काफी यूज होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन होना, पतन होना। लेकिन यहाँ पर जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे अपभ्रंश क्या है, एक भाषा है जो कि प्राकृत भाषा का विकसित रूप है। यहाँ क्या लिखेंगे साथ में, इस पॉइंट में हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ अपभ्रंश एक भाषा है, एक भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, जो कि क्या है, प्राकृत भाषा का विकसित रूप है, प्राकृत भाषा का विकसित रूप है। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देख लिए। अब हम देख लेते हैं अपभ्रंश भाषा के भेद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन भेद और भी ज्यादा आते ही आते हैं उससे क्वेश्चन। यदि आपको हिंदी भाषा का विकास क्रम इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो अपभ्रंश के भेद से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के भेद और उसके अंतर्गत आने वाली जो आधुनिक भाषाएं हैं उन्हें हम देख लेंगे कि उन भेदों के अंतर्गत आज की जो आधुनिक भाषा है तो किस भाषा को किसके अंतर्गत रखा गया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टेबुलर फॉर्म बनाऊंगी, इससे ज्यादा अच्छे से याद भी रहेगा हमें और समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आधुनिक आर्य भाषाएं, जो कि इनके भेदों के अंतर्गत आ रही हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक पॉइंट आप अपभ्रंश में ये भी लिख सकते हैं कि अपभ्रंश को अस्थायी रूप से कुछ हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी की जननी भी कहा है, अपभ्रंश को अस्थायी जननी कहा है ना। आदि जननी तो आपको पता ही है संस्कृत को कहा है, लेकिन अस्थायी रूप से अपभ्रंश की जननी हिंदी की जननी किसे, अपभ्रंश को भी कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे जो आधुनिक भाषाएं हैं उन्हें अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के भेदों के अंतर्गत रखा गया है, यही कारण है। आधुनिक भारतीय भाषाएं, ठीक है, देख लेते हैं। तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के जो भेद हैं तो 7 भेद हैं। 7 भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। कितने भेद है फ्रेंड्स? 7 भेद है, 7, ठीक है। तो हम एक एक करके सब देख लेते हैं। सबसे पहला भेद है सोरसेनी। सबसे पहला भेद है सोरसेनी। पहले मैं इनके साथ में बताती चलती हूँ ना। सोरसेनी के अंतर्गत आती है आधुनिक भारतीय भाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स, यदि आपको भारत का मैप अच्छे से पता होगा तो राजस्थान और गुजरात जो राज्य हैं ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। भारत का मैप जो होता है उसके पश्चिम दिशा में राजस्थान और गुजरात स्टेट स्थित है। और पश्चिमी हिंदी नाम से ही पश्चिम दिशा पता चल रहा है हमें, पश्चिमी हिंदी, तो ये भी पश्चिम दिशा से ही बिलोंग कर रही होगी। तो सोरसेनी जो भेद है अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा का, उसके अंतर्गत आने वाली आधुनिक भाषाएं भारत के मैप में जो पश्चिम दिशा में स्थित राज्य हैं उनकी जो भाषाएं हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो भाषाएं सोरसेनी के अंतर्गत आती है, ठीक है।
तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब हम दूसरा भेद देख लेते हैं। तो दूसरा भेद है अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाएगा, अर्धमागधी के अंतर्गत आपकी आ जाएगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी क्यों रखा गया है? जो मगध राज्य था। अच्छा, इसका एक और भेद है, वो मागधी आ जाएगा। मैं दोनों साथ में ही समझा देती हूँ आपको ना। मागधी और अर्धमागधी दोनों में मगध शब्द हमें दिखाई दे रहा है। तो जो ये मगध राज्य था, आपने इतिहास यदि पढ़ा होगा तो ये बिहार वाला जो क्षेत्र था, है ना। अभी जो वर्तमान बिहार स्टेट है, इससे भी बड़ा ये क्षेत्र था जब यहाँ पे मगध का शासन हुआ करता था फ्रेंड्स। ये ओनली अभी जो बिहार स्टेट है यही वाला क्षेत्र नहीं, इससे भी ज्यादा ये बांग्ला वांग्ला ये भी कवर होते थे ये क्षेत्र, है ना। उड़ीसा वगैरह का क्षेत्र ये भी कवर होता था मगध राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं इसके अंतर्गत आएगी। और मगध राज्य बिहार वाले क्षेत्र में, मतलब कि भारत के मैप में बिहार कहाँ पे? पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। तो जो पूर्वी स्टेट्स हैं वहां की भाषाएं इसके अंतर्गत रखी जाएगी। तो अर्धमागधी जो है तो उसके अंतर्गत तो पूर्वी हिंदी रख दिया है। अब मागधी जो है इसके अंतर्गत रखी गई भाषाएं हैं बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ठीक है। ये सारी पूर्व की ओर स्थित स्टेट्स हैं। बिहार, उड़िया जो भाषा है उड़ीसा में बोली जाती है, बांग्ला जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में बोली जाती है, और असमिया जो कि असम स्टेट में बोली जाती है। तो मागधी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं रखी गई है? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ठीक है। अब हम फोर्थ देख लेते हैं भेद इसका, चौथा भेद। तो चौथा भेद है इसका खस। खस को देखते हैं ना। तो खस जो भेद है इसके अंतर्गत जो भाषा आती है वो है पहाड़ी भाषा, है ना। जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहां के लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पहाड़ी। और पहाड़ी में भी दो इंपॉर्टेंट है, कुमाऊनी भाषा, कुमाऊं लोगों के द्वारा बोली जाती है, कुमाऊनी, और गढ़वाली भाषा, ये इसके अंतर्गत रखी जाती है, गढ़वाली, ठीक है। तो खस के अंतर्गत कौन सी? पहाड़ी भाषा है। पहाड़ी में कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। अब हम फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है ब्रांचड़। और ब्रांचड़ इस भेद के अंतर्गत भाषा आती है सिंधी। कौन सी भाषा आती है? सिंधी। सिंधी भाषा का बहुत बड़ा रोल है हिंदी के नामकरण में। जब हम हिंदी का नामकरण देखेंगे फ्रेंड्स तो हम देखेंगे कि सिंधी से कैसे हिंदी नाम हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग है। छठा है ब्रांचड़ के बाद में पेशाची। पेशाची जिसके अंतर्गत आती है आपकी पंजाबी भाषा, ठीक है, पंजाबी। हरियाणवी भी आती है, लेकिन यहाँ पे आप पंजाबी को लिखिए केवल। कहीं कहीं पे क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि अपवाद होता है, तो कुछ कि किन्हीं बुकों में मतलब है ना ब्रांचड़ के अंतर्गत हरियाणवी को रखा गया, और कुछ बुकें ऐसी है जिसमें पेशाची के अंदर हरियाणवी को रखा गया। तो बेहतर होगा कि आप सही चीजें जो परफेक्ट है वही लिखें। सातवां और अंतिम भेद हो जाएगा आपका महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, और इसके अंतर्गत आपको पता ही होगा, अंदाजा लग गया होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठी बोली जाती है। तो मराठी भाषा यहाँ पे रखी गई। सो फ्रेंड्स, ये थे अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के भेद 7 और उनके अंतर्गत आने वाली भाषाएं। कौन कौन से भेद देखे हमने देखा सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्रांचड़, पेशाची और अंतिम महाराष्ट्री। सोरसेनी के अंतर्गत हमने देखी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी के अंतर्गत हमने देखी भाषा पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत हमने क्या कौन सी भाषा देखी है? उसके अंतर्गत हमने देखी है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। फिर हमने खस के अंतर्गत पहाड़ी भाषा देखी जिसके 2 पार्ट थे, कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद में हमने ब्रांचड़ की बात करी, तो ब्रांचड़ के अंतर्गत जो भाषा आर्य भाषा आई थी, ब्रांचड़ में थी सिंधी, ठीक है फ्रेंड, ब्रांचड़ के अंतर्गत आई थी सिंधी। और पेशाची जो भाषा थी उसके अंतर्गत पंजाबी। और लास्ट में 7वां भेद था आपका महाराष्ट्र,
महाराष्ट्री, जिसके अंतर्गत आ गई थी आपकी मराठी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। अब हम देखते हैं अवहट्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम अवहट्ट की बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अभी इतना विस्तृत नहीं है, अब इनकी थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अपभ्रंश काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अपभ्रंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवहट्ट भाषा या अवहट्ट भारतीय आर्य भाषा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अवहट्ट, इसकी पहला कैरेक्टरिस्टिक है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा सॉरी अवहट्ट अपभ्रष्ट का विकृत रूप है। कैसा रूप है? विकृत रूप है। ना, विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ, है ना, किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप। तो बिगड़ा हुआ यहाँ पे ये शब्द जो अवहट्ट था, ये अपभ्रष्ट हुआ करता था, जिसका यूज करके हमने इसे क्या कर दिया? अवहट्ट कर दिया। जैसे कि मैं एक व्यंजन का नाम लेना चाहूंगी, खीर। इसका वास्तविक नाम है क्षीर, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण में, है ना, तब्दील क्या होने लगा? खीर हो गया ये, और आज हम क्या बोलते हैं? वर्तमान में इसे खीर बोलते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द क्या है? क्षीर। इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द है जिसे अवहट्ट बोला जाने लगा है। तो इसका विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है, तो अपभ्रंश का भी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मीन्स पतन होना, हमने देखा था। तो पतन होना तो और ज्यादा बिगड़ जाना, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं इसे कि अपभ्रंश का अपभ्रंश इसलिए क्योंकि अपभ्रंश का विकसित रूप है, ठीक है। तो अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का अपभ्रंश। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अपभ्रंश का अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट्ट भाषा को कहा जाता है, या परवर्ती अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? तो परवर्ती अपभ्रंश के नाम से अवहट्ट भाषा फेमस है। अपभ्रंश, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके प्रयोग काल की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको भारतीय आर्य भाषाओं के जो भेद बताए थे, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने अवहट्ट भाषा का नाम नहीं लिया था, ना ही उसे किसी भी प्रकार में डाला था। तो अब हम चर्चा करते हैं क्यों नहीं डाला था वहां पर। तो इसका प्रयोग काल पहले तो देख लेते हैं। इसका प्रयोग काल है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, ठीक है फ्रेंड्स। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है, और इसे संक्रमण इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसके प्रयोग काल को संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल। अब हम समझेंगे कि संक्रमण काल क्यों कहा गया है इसे, है ना। संक्रमणकालीन अवहट्ट भाषा को संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है। संक्रांतिकालीन
कालीन भाषा कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग काल को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है। संक्रमण काल फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है कि जो अपभ्रंश भाषा थी इसे हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रख दिया था, और जो हिंदी थी उसे हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखा था। तो इन दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण इसे संक्रमणकालीन भाषा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य का जो समय है उसमें कुछ समय के लिए ये भाषा प्रयुक्त की गई थी। क्यों? जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रहा था उस मध्य, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि परफेक्टली अपभ्रंश से हिंदी भाषा बन गई और सारे लोग हिंदी बोलने लग गए ना। कुछ समय क्या होता है, कुछ समय बीच का संक्रमण काल होता है जिसमें दोनों भाषाएं कहीं ना कहीं यूज की जाती है। ठीक है, इसलिए इस भाषा को संक्रमण काल में रखा गया है। ठीक है, जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रहा था तो उस दौरान मध्य में अपभ्रंश भी खत्म हो रही थी और इधर हिंदी का क्या हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था, हिंदी की शुरुआत हो रही थी। तो हिंदी भी परफेक्टली नहीं बोली जा रही थी और ना ही अपभ्रंश का सही तरीके शुद्ध रूप से उपयोग हो रहा था, प्रयुक्त हो रही थी। इसलिए ये जो मध्य की भाषा है इसे क्या कहा, मध्य का जो समय था इसे क्या कहा गया, संक्रमण काल कहा गया। इसलिए इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है और 1100 ईस्वी से ही हिंदी भाषा स्टार्ट होती है जब ये खत्म होता है। इसलिए ये संक्रमण काल है और संक्रमण काल में प्रयुक्त होने के कारण अवहट्ट भाषा एक संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कही जाती है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अवहट्ट में बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे ना। काफी लंबी हो गई ये वीडियो, केवल हिंदी भाषा बची है। तो हिंदी भाषा के प्रकार भी है वो भी हम देख लेंगे, वो कौन सा प्रकार किस कब प्रयुक्त होता था, किस कालखंड में प्रयुक्त होता था उसे भी देख लेंगे और हिंदी भाषा के विशेषताएं वगैरह उन पे चर्चा करेंगे। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए इन्हें, आपको ये बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। यदि आप फ्रेंड्स देखिए, ट्रिक्स अच्छी बात है, ट्रिक्स से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन हर जगह हम ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यदि आप अच्छे एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा या छोटा एग्जाम्स, वैसे मैं उसकी भी तरफदारी नहीं करना चाहूँगी। मैं कहूँगी यदि आप किसी भी प्रॉपर रूप से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक पे ज़्यादा निर्भर होना भी गलत बात है ना। आपको विस्तृत रूप से यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद रहेगी। आप ट्रिक याद करने में ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम बहुत सारी ट्रिक्स याद कर लेते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कि हमने किस चीज़ के लिए कौन सी ट्रिक्स यूज़ की थी। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप बेहतर से थोड़ा विस्तृत भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी फ्रेंड्स।